भारत को आजादी 1947 में मिली थी और 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने सिविल वॉर जीता। 1990 तक दोनों देशों की कंजर्वेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। दोनों ही देश ग्रो नहीं कर पा रहे थे, पर 1990 के बाद चाइना की इकोनॉमी में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिला और 30 साल बाद आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस समय चाइना दुनिया की सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी है, नंबर 1 नहीं है पर स्ट्रांग है। और वहीं भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इकोनॉमी वाइज चाइना भारत से आज 4 से 5 गुना बड़ा देश है। तो आज हम चाइना से सीखेंगे कि कैसे भारत जल्दी से 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे चाइना भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर और 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने में हेल्प कर सकता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। चाइना की ग्रोथ का पहला कारण चाइना की पॉलिसीज है। 1949 से 1978 तक चाइना की इतनी स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज थी कि वो ग्रो नहीं कर पा रहा था और ये बात चाइना ने जल्दी समझ ली। 1978 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर डेंग जाओपिंग ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया, मेक इन चाइना की शुरुआत की। अमेरिका, यूरोप, जापान से मशीन्स खरीदी, उन्हें चाइनीज मार्केट में आने का इन्विटेशन दिया, जिसके चलते चाइना ग्रो होने लगा। वहीं भारत में मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 से हुई। 1991 में भारत ने एलपीजी रिफॉर्म ला के इंडियन मार्केट को ओपन तो कर दिया था, पर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी गायब थी। चाइना ने 1978 में ही मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर दी थी, जिसके चलते आज चाइना इतना तेजी से ग्रो कर पाया है। शुरुआत में मेक इन चाइना पॉलिसी चाइना को ज्यादा बेनिफिट नहीं दे रही थी, पर कुछ सालों के बाद इसी पॉलिसी ने चाइना की अर्थव्यवस्था को बदल के रख दिया। तो भारत को यहाँ चाइना से सीख के मेक इन इंडिया पॉलिसी को प्रमोट करते रहना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये पॉलिसी भारत की अर्थव्यवस्था को बदल के रख देगी। चाइना में इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर कोई पॉलिटिक्स नहीं की जाती है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, जो पॉलिसी बना दी जाती है उस पर काम होने लगता है। वहीं हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटिक्स है। जब भी कोई अच्छी पॉलिसी देश में आती है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें अपनी टांग अड़ा देती है। जब कांग्रेस थी तो बीजेपी यही करती थी और आज बीजेपी है तो कांग्रेस यही कर रही है। जीएसटी, फार्म बिल, प्राइवेटाइजेशन, अपने समय में कांग्रेस इन सब पॉलिसीज के फेवर में थी। कुछ पॉलिसी तो आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मिल जाएगी, जैसे कि फार्म बिल कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में भी था। कांग्रेस भी यही फार्म बिल लाना चाहती थी, पर 2019 में कांग्रेस हार जाती है तो इसी फार्म बिल का विरोध करने लगती है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने समय में प्राइवेटाइजेशन किया था, पर आज जब बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। चाइना में आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अगर कोई बिल या पॉलिसी ला दी तो उसका विरोध नहीं होता है, और इसी के चलते चाइना के लिए लॉन्ग टर्म गोल सेट कर पाना आसान हो जाता है, क्योंकि देश में हर 5 साल में कोई इलेक्शन नहीं होता है। गोल, विजन सब क्लियर होता है। तो इसका फायदा ये होता है कि चाइना आराम से स्ट्रेटेजिक और प्रॉपर प्लानिंग करता है और फिर उसी के चलते ग्रो करता है। वहीं भारत में हर 5 साल में इलेक्शन होता है, ऊपर से हर साल किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होता रहता है। इससे लॉन्ग टर्म गोल सेट कर पाना नामुमकिन बन जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता है कि जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक उस प्रोजेक्ट में काम चलता रहेगा। जब सत्ता गई तो वो प्रोजेक्ट भी बंद हो जाएगा, चाहे वो प्रोजेक्ट देश के लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो। एग्जाम्पल दूं तो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट ही देख लो। महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार थी तब प्रोजेक्ट चल रहा था, आज नहीं है तो होल्ड में चला गया है। अभी सुनने में आ रहा है कि फिर से चालू हो गया है। तो भारत में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आए दिन होल्ड में चले जाते हैं। तो भारत को भी एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि सरकार कोई भी हो, देश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कोई होल्ड ना कर पाए। चाइना ने बीते 30 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि चाइना को पता था कि उसके देश की आबादी बहुत है, सरकारी नौकरी उतनी है नहीं। तो जितना मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ेगा उतनी ही देश में बेरोजगारी कम होगी और साथ में देश की ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। और ऐसा हुआ भी। पिछले 11 सालों से चाइना मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 देश है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में है। आज चाइना में हर चीज बनती है, एक सुई से लेकर एरोप्लेन तक। बहुत सी कंपनी आज भी चाइना से अपना बिजनेस शिफ्ट नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज के टाइम चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना इतना सस्ता है कि उसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। चाइनीज गवर्नमेंट ने पिछले 30 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया है, टैक्स सिस्टम को आसान बना दिया है, कंपनीज को एक्सपोर्ट में इंसेंटिव देना स्टार्ट किया है, लोन फैसिलिटी को इजी कर दिया है। इन सब के चलते चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना लोकल और ग्लोबल कंपनीज के लिए आसान और सस्ता हो गया है, और इसके चलते आज चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर देश है। चाइना की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 40% है। दुनिया के किसी भी देश के इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में इतना नहीं है जितना चाइना का है। तो भारत को भी चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना होगा। अगर आप इन दोनों देशों के जीडीपी बाय सेक्टर और हर सेक्टर में कितना लेबर फोर्स है
उसके बीच का डिफरेंस देखोगे तो इससे आप खुद ही समझ जाओगे कि भारत कहाँ पीछे है। भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर चाइना से बेहतर है, उसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी एग्रीकल्चर सेक्टर ने कोविड के समय भारत की लाज बचाई है। सर्विस सेक्टर भारत का बेस्ट है, इसी ने भारत की अर्थव्यवस्था का बोझ उठा के रखा है। भारत चाइना से इंडस्ट्री सेक्टर में पीछे है, तो भारत सरकार को किसी भी तरीके से इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ाना होगा, और इंडस्ट्री सेक्टर में काम करने के लिए जो लेबर फोर्स आएगी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में 44% लेबर फोर्स है, जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर फोर्स को इंडस्ट्री सेक्टर में ट्रांसफर करना होगा, और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब भारत सरकार इंडस्ट्री सेक्टर पे फोकस करेगी। चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा स्टेप चाइनीज गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है। पिछले 30 सालों में चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया है, खूब रोड्स, हाईवे, ब्रिज, पोर्ट, रेल बनाया है, जिसके चलते चाइना में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई है। इसी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते दुनिया भर की कंपनीज ने चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है, और साथ में चाइना में नए बिजनेस भी खुलने लगे हैं, और धीरे धीरे चाइना मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन गया है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 1992 से 2011 तक चाइना ने ऑन एन एवरेज हर साल अपनी जीडीपी का 8.5% इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, वहीं भारत ने सिर्फ 4.7%। पर पिछले कुछ सालों से ये देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट कर रही है। अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे $1.4 ट्रिलियन खर्च करना होगा। वैसे भारत सरकार ने 2024-25 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ चाइना ने अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने में फोकस किया है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हर साल बढ़ रहा है, उसी तरह चाइना का एक्सपोर्ट भी हर साल बढ़ रहा है। चाइना का 2019 में $3.8 ट्रिलियन का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट था, उसमें से $2.6 ट्रिलियन चाइना ने एक्सपोर्ट कर दिया था। चाइना हर साल जितना सामान बनाता है आधे से ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर देता है। भारत को भी यही करने की जरूरत है। भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, पर उसके साथ साथ भारत का इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो भारत को यहाँ पे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और साथ में अपने इंपोर्ट को कम करना है। और ये करना कोई टफ काम नहीं है। जैसे जैसे भारत में चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ेगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट अपने आप कम होगा। इसके अलावा भारत को अपना सर्विस सेक्टर को भी और बढ़ाना होगा। सर्विस सेक्टर में भारत का ट्रेड सरप्लस में रहता है। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में $250 बिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट किया था और $144 बिलियन का सर्विस इंपोर्ट किया था। भारत का ट्रेड सर्विस सेक्टर में $106 बिलियन सरप्लस में था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत ने $350 बिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। चाइना ने बीते 30 सालों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे बहुत फोकस किया है। चाइना कोई अमीर देश नहीं था, वहां पे भी गरीबी थी। वहां की सरकार ने एफडीआई की पॉलिसी को ठीक किया, जिसके चलते 1978 से चाइना में इन्वेस्टमेंट होने लगी, और आज इसी इन्वेस्टमेंट के दम पे चाइना सबको आग दिखाता रहता है। जहां 1990 में चाइना में सिर्फ $3.4 बिलियन का एफडीआई आया था, वहीं 2021 में चाइना में $179 बिलियन का एफडीआई आया है। 2021 में भारत में $83.5 बिलियन का एफडीआई आया था। चाइना के लेबर कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनने के पीछे एफडीआई बहुत बड़ा रीजन है। अगर चाइना में इन्वेस्टमेंट ही नहीं आई होती तो आज चाइना इतना ग्रो ही नहीं करता। तो भारत को भी एफडीआई में ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, जितना मुझे पॉइंट पता था मैंने बता दिया। अगर आप इसमें कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ना चाहते हो तो आप वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जिसका पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसे मैं पिन कर दूंगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।